इट्स अ स्टेप, आई डोंट नो कि मतलब जब आप उन 1994 की आईपीपी से बात कर रहे हैं, 1994 की आईपीपी, 1994 की पॉलिसी को आज 30 साल हो गए हैं और वो 1997 तक सारी लग गई थी। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में कितना अरसा रह गया, उनके पेमेंट्स तो आप कर चुके हैं, अब तो थोड़ा सा वो रह गया है। तो आई डोंट रियली नो कि इनसे इधर कोई बिजली के बिल पे फर्क पड़ेगा, और अगर आप ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर तो करें या ना करें, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आप उसके ऊपर कोई वो एक्शन तो नहीं ले रहे कि अगर किसी ने बहुत अरसे तक तेल की चोरी करी है या दीगर चीजें करी तो उस पर कोई एक्शन तो नहीं ले रहे। आप तो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दो, और 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट में 28.5 साल तो उसको हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जा रहा, लेकिन और ना उससे कोई बिल में फर्क आएगा। और इसी तरह अगर जो 2002 की जो पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट लगे थे वो तो इमरान खान साहब की हुकूमत में रीनिगोशिएट हो गए थे, तो उससे भी कोई इतना फायदा नहीं होगा। सो ये मेरे ख्याल से ये शोर ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, इफेक्टिवनेस इसकी बहुत लिमिटेड होगी। नहीं, आपने जिस तरह से कहा कि एक्शन नहीं ले रहे, तो एक्शन लेने का तरीका कार फिर क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चले जाएं या कोई और प्लेटफॉर्म होता है, वो कैसे ऑपरेशनलाइज होता है? देखिए, सच्ची बात यह है कि अपोजिशन के अंदर रह के लोग हमेशा तमाम रहनुमा चिल्लाते थे। जब मियां नवाज शरीफ भी हुकूमत में अपोजिशन में थे बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में, तो उस दौरान उन्होंने भी बात की कि हम आईपीपी के ऊपर करेंगे, और आपको पता है कि हक्कों के ऊपर रेट भी हुए। फिर इमरान खान साहब भी ये कहते रहे, लोग भी ये कहते रहे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बड़े आयरन क्लैड कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस तरह देखें कि जो पिछले साल हमने आईपीपी को पेमेंट की है, उसमें से 50% पेमेंट्स तो हमने हुकूमत पाकिस्तान की कंपनीज को की है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर का ही मसला है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान की कंपनियों को पैसे कम कर देना चाहिए, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं, आपने जो मशीनें ली हैं उसमें आपने बिड्स नहीं करवाए थे, और आपने शायद जरूरत से ज्यादा मशीन लगवा ली हैं। आपकी बिजली के रेटों में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो बिजली में ज़ाया करते हैं उसकी वजह से बहुत बिजली महंगी हो गई है। तो बड़े और मसाइल है, सिर्फ इसको होम इन करना कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स ये जो सिर्फ अगर जो कैपेसिटी कॉस्ट का ही मसला है तो ये मसला दुरुस्त नहीं है। और अगर कैपेसिटी कॉस्ट मसला है तो आप तो कैपेसिटी कॉस्ट की 2-3% वाले मसले पे हल कर रहे हैं, जो 80-90% मसला उस पर तो आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा हुकूमत की तरफ से जिस तरह कहा जा रहा है कि हमने कर्जे भी आपके चुका दिए हैं, इजाफी अदायगियाँ भी कर दी हैं, ये एक आईपीपी के मालिक ने जब टास्क फोर्स को जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि जी आप हमें 55 अरब रुपए दे दें तो हम मुआहदा भी मनसूख कर देंगे और प्लांट भी आपके हवाले कर देंगे, तो पैसे दे दें और काम कर देंगे आपका। तो फिर पैसे हुकूमत कह रही है हमने पहले ही दे दिए हैं, आईपीपी कह रही हैं कि नहीं और पैसे चाहिए। नहीं, बिल्कुल पैसे तो मेरे ख्याल से देने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो सच्ची बात यह है कि देखें, जो 25-30 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में एक गलती ये होनी चाहिए थी कि ये बीओटी के बिल्ड ओन एंड ट्रांसपोर्ट के आप बनाएं चलाएं और उसको वापस कर दें 30 साल पे, तो वो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। बी ओ है बिल्ड ओन एंड ऑपरेट, तो जो प्लांट्स हैं उनके हो जाते हैं, लेकिन इन प्लांट्स की अब कोई वैल्यू नहीं रही, इन प्लांट्स की कोई इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं रही। तो अगर वो प्राइवेट सेक्टर की बात मानेंगे वो तो 55 अरब रुपए आपसे और निकलवा लेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अगर ये समझते हैं और अगर आपको कोई गलती उस कॉन्ट्रैक्ट में नजर आती है, अगर आपको लगता है कि उसने कोई फ्यूल में बेईमानी करी है वगैरह वगैरह, और उसके ऊपर अगर आप केस करते हैं तो फिर वो शायद कॉन्ट्रैक्ट फ्री में भी छोड़ देगा, कुछ ड्यू भी दे देगा आपको। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की तो कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा एक और ख़बर भी मिफ्ताह साहब गर्दिश कर रही है, जिसमें बांग्लादेश और वियतनाम की एग्जांपल है कि वहाँ पर इसी कैपेसिटी की जो आईपीपीज़ थी, उन्होंने जो विंड प्लांट्स थे वो 4 गुना महंगे, उससे 4 गुना महंगे पाकिस्तान में ज़ाहिर किए हैं, ओवर इन्वॉइसिंग की है। तो अगर ऐसा है और हमारे पास एविडेंस मौजूद है, तो फिर क्या इतनी एफर्ट बहुत है जो हुकूमत ने कह दिया कि आप खुद मुआहदा ख़त्म कर दें, इसके अलावा कोई एक्शन नहीं ले सकते हम? मुज़म्मिल भाई देखें, गुजारिश ये है कि जो सबसे बड़ा जो सुकुम है हमारी पॉलिसी में वो ये था कि हमने इनकी आपस में बिडिंग नहीं करवाई। हमने एक नेपरा ने एक रेट दी। अब जो भी नेपरा रेट देता था उस पर अगर कोई आके लगा रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं तुमने ओवर इन्वॉइसिंग करी है? तो नेपरा ने तो पहले वेबसाइट पे एक रेट दिया हुआ है कि भाई हम 12 सेंट पे या 6 सेंट पे या 4 सेंट पे बिजली खरीदने के लिए तैयार हैं। तो किसी ने 4 सेंट की दे दी, अगर आप जब 12 सेंट पे खरीदने के लिए तैयार थे तो उन्होंने 12 सेंट की दे दी, जब आप 8 सेंट में खरीदने के लिए तैयार थे तो उन्होंने 8 सेंट में दे दी। गलती ये थी कि आपको बिडिंग करवानी चाहिए थी। जब अगर आप बिडिंग करते तो फिर आपको रेट अच्छा होता। और दूसरी बात यह कि देखें, हर मुल्क का एक अलग रिस्क प्रोफाइल होता है।
कि यूएई के अंदर आज भी आपको पाकिस्तान से सस्ती बिजली मिलेगी, इस पे और इन्वाइसिंग नहीं है, अंडर इन्वाइसिंग नहीं है। उसमें यह कि उधर इंटरेस्ट रेट कम होता है, उधर रिस्क प्रोफाइल कम होता है। पाकिस्तान का रिस्क प्रोफाइल वियतनाम से बहरहाल ज्यादा है। लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि बांग्लादेश से भी अगर हम महंगी लगा रहे हैं तो फिर हमको सोचना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज में क्या सुकून थे, हमने क्या गलतियां करी हैं जिसकी वजह से लगा। और जब शाहिद अब्बासी वजीर आजम थे 2018 में, वजीर खजाना था इनका, हमने ये पॉलिसी चेंज की थी। हमने कहा था कोई भी प्लांट अब नहीं लगेगा पाकिस्तान में अगर के बिडिंग ना हो, लेकिन फिर वो ब्यूरोक्रेट्स ने इमरान खान साहब के जमाने में चेंज करवा दी। ये गलती है, पाकिस्तान में कोई चीज बगैर बिडिंग के नहीं लगनी चाहिए। नहीं, ये उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था या आपको लगता है कि नेग्लिजेंस थी, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी इस सारे अमल की? क्योंकि आईपीपीएस की तरफ से भी कुछ ऐसे इकदाम हैं जिसमें कुछ ना कुछ तो शेडी दिखाई देता है। अब ये देखिए ना, बहुत से मालिकान आईपीपीएस के पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन जिनके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वो फॉरेनर्स हैं, वो बैरून मुल्क मुकीम लोग हैं, और ये डेलिबरेटली किया जाता है। तो ये सब जो हो रहा था ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा था या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व था? देखिए, एक बात मुज़म्मिल शाह साहब याद रखिएगा कि जब भी हुकूमत की और प्राइवेट सेक्टर की डीलिंग होती है ना, तो जीत के हमेशा प्राइवेट सेक्टर वाला निकलता है। उसके अपने पैसे लगे होते हैं, हुकूमत में ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती हैं, ब्यूरोक्रेट को इतनी ध्यान नहीं होता है, इनको इतना परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आवाम के पैसे होते हैं। ना सियासतदान कर रहे होते हैं, नेपरा ने एक रेट दे दिया, दूसरे लोगों ने लगा दिया, ना प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड इसकी जिम्मेदारी लेगा, ना पावर मिनिस्ट्री जिम्मेदारी लेगी, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री जिम्मेदारी लेगी। भाई नेपरा ने करा है, नेपरा ने कहा भाई हमने तो रेट दे दिया, अगर सस्ता मिल रहा था तो आप कर ले। तो एक दूसरे के ऊपर वो बॉल पास होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कैसे लग रहे होते हैं इसकी, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, और पाकिस्तान में खासतौर पर जब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप की चीजें होती हैं तो नुकसान जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करती है और फायदा जो है वो नफा जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे जाता है। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि प्राइवेट सेक्टर को आपस में लड़ाओ कि भाई बिड करो कौन सस्ता बेचेगा। तो आपकी ये फिक्स प्राइसेस देनी नहीं चाहिए कभी आपको। ये आपने गलती करी है, आपने ज्यादा बिजली लगा दी, ये गलती करी है। इस वक्त तो आपको बताऊं कि जितनी बिजली पंखे से हम बना सकते हैं वो जो हमको जीरो कॉस्ट पे आप पड़ रही है, क्योंकि आपने पेमेंट तो करनी है, आप उतनी इवैक्यूएट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास वायरिंग नहीं, आपके पास मतलब ट्रांसमिशन केबल्स नहीं है। तो इधर बहुत ज्यादा हुकूमत के अंदर बहुत ज्यादा सुकून है। आप देखें, सच्ची बात है कि हम जो जिनसे हुकूमत से डील करते हैं ना रोजमर्रा में पाकिस्तानी, वो थाने से करते हैं, वो कोर्ट कचहरी से करते हैं। आप जाके किसी थाने में देख लीजिए कि क्या एफिशिएंसी है। आपके घर में चोरी हो जाए, आप एफआईआर कटवाने जाएंगे, क्या बगैर पैसे के एफआईआर कट सकते हैं? उस हुकूमत से आप डील कर रहे हैं और आप तवक्को कर रहे हैं कि वो बिजली में एफिशिएंट होंगे। सही, ठीक है। और इसके अलावा एक और मसला भी दरपेश है जो कि अब मिनी बजट की बातें करने पर हुकूमत मजबूर हो गई है। 1800 अरब का जो टैक्स टारगेट था, पहले 2 महीने अगर फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए उसमें एक फेलियर दिखाई दे रहा है। 110 अरब रुपए से ज़ायद का शॉर्टफॉल है। अली परवेज़ मलिक साहब ने भी डिस्कस किया इसको। उन्होंने कहा कि अगर IMF की शर्त पूरा करने के लिए मिनी बजट लाना पड़े तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये ले आएंगे हम। आपको लगता है कि ये दिस इज़ अ फेलियर या ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता? 2 महीने पहले क्या हुकूमत ये नहीं कह रही थी कि आज मिनी बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना टैक्स हमने लगाना था लगा लिया? और फिर अगर आप 39% जो है वो सैलरी क्लास लोगों से टैक्स ले रहे हैं, 50% आप टैक्स ले रहे हैं बिजनेस प्रोफेशनल से, जिसमें अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह शामिल हैं, और आप कंपनियों से इफेक्टिवली 54% टैक्स ले रहे हैं, जिसके अंदर वर्ल्ड का वेलफेयर फंड शामिल नहीं है, तो और कितना टैक्स बढ़ाओगे और किस चीज पे टैक्स लगाओगे? मतलब आपने मिल्क पाउडर पे तो टैक्स लगा दिया है, हमने स्टेशनरी पे तो टैक्स लगा दिया है, अब पता नहीं क्या रह गया है जिस पे ये टैक्स लगाएंगे। मैं सोचता हूँ कि अगर सूबाई हुकूमतों पर टैक्स लगा दें तो अगर मिनी बजट लाना है तो मेरी एडवाइस तो ये होगी कि भाई आप कुछ अखराजात कम करें। आपको किसने कहा था कि आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो इनके नाम से 700 अरब जो आपने पिछले साल खर्च करे थे, इस साल आप 1150 करें, उसको 700 पे ही रहने दो। आपको किसने कहा है कि 24% जो है वो आप जारी अखराजात बढ़ाएं, उसको अंदर आप 24 की जगह 18 बढ़ाते, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आप कह रहे हैं 9% है। तो आप थोड़े से अगर अपने अखराजात कम करते तो शायद इतने टैक्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब आपने क्योंकि अखराजात दिखा दिए हैं तो IMF शायद ना माने, लेकिन ये कि मतलब आप कितनी मर्तबा लगाएंगे हमारे ऊपर, आप मिनी बजट लाएंगे और आप 2 महीने के अंदर फेलियर मान रहे हैं कि 2 महीने के अंदर आपने नहीं करा। आप तो बड़ी बात कर रहे थे कि अब तो हम डिजिटल कर देंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा और मैकेंजी आ जाएगा और 1 जुलाई से तो खत्म हो जाएगा। और लेकिन आप यही है कि सैलरी क्लास पे लोगों से पैसे ले लेंगे, जिनसे आप ले सकते हैं उनसे ले लेंगे, जिनकी गर्दन पतली होती है, जो बेचारे चिल्ला चिल्ला के
इस वक्त बिजली के बिलों के बोझ के तले दबे हुए हैं, गैस के बिलों के बोझ के तले दबे हुए हैं, और इकोनॉमी को और बैठा देंगे। नहीं, आपने कॉस्ट कटिंग की बात की ना, वो कैसर बंगाली साहब ने भी ये कहा कि हमने एक लंबी लिस्ट बनाकर वज़ीर आज़म साहब को भेजी कि ये लिस्ट है उन इदारों की जो कि एफिशिएंट नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहे, इनको बंद कर दें। उसमें से 99% रिजेक्ट हो गए। और कैसर साहब ने ये कहा कि दरअसल वजह यह है कि सरकारी नौकरियां मेंटेन करनी पड़ती हैं उन इदारों में, अगर नहीं करेंगे एहतजाज होंगे, पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ होगा। तो फिर ये बैकबोन किस में है इतनी जो ये काम कर भी देगा? अदरवाइज़ फ़िलहाल तो ये करने की सलाहियत दिखाई नहीं दे रही किसी में। पर पॉलिटिकल कैपिटल तो उनका लूज होता है ना, जो इलेक्शन जीत के आए। तो अब इनका क्या, ठीक है, इनका क्या मतलब, ये जो रात के अंधेरे में आइन को अमेंड कर रहे हो, वो मतलब उनका पॉलिटिकल कैपिटल अगर लूज करना है तो उस पर भी सोच लेते हैं कि यार सारे पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो जाएगा, ये रात को अमेंडमेंट नहीं करने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीप सीटेड। अगर आपने 40% टैक्स लगा दिया तनख्वाहदार तबके के ऊपर, तो शायद उस वक्त भी सोच लेना चाहिए कि पॉलिटिकल कैपिटल लूज नहीं करना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल कैपिटल में कि इतना अगर आपके ऊपर टैक्स का इतना मसला है, तो आपको 600-700 अरब रुपए जो MNAs और MPs को अपने प्रोजेक्ट्स पे दिए हैं वो शायद ना करते, उससे बेहतरी आ जाती। तो ये बातें करने की होती हैं। एक्चुअली द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस हुकूमत का कोई रिफॉर्म का इरादा नहीं है। नहीं तो ये NFC अवार्ड का कमीशन पहले बना लेती, कम से कम कमीशन फॉर्म करती, बात शुरू कर देती। आपके पास सूबों के पास वाफर पैसे हैं। वफाक 10 साल से बैंकरप्सी के नैच पे इसलिए चल रहा है कि आप 60% से ज्यादा पैसे सूबों को दे देते हैं। तो अब आप अपनी जरूरत के लिए पैसे जमा करते हैं, उसमें 60% पैसे क्योंकि आप सूबों को दे देते हैं, तो आपकी जरूरत भी पूरी नहीं होती। और सूबे के पास इतने पैसे होते हैं कि वो ग्लास की ट्रेनें बना रहे हैं, कोई कनाल की लाइनिंग कर रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई 25,000 लोग हायर कर देता है, कहते हैं हमने ये इंटर्न्स रखे हैं, वो करते सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करते हैं। मतलब अब अगर सूबे जो हैं वो अमीर हो चुके हैं जिस तरह आप कह रहे हैं, और विफाक बैंकरप्ट हो रहा है, तो फिर कल को क्या ये एक्सपेक्ट करें कि कोई विफाकी हुकूमत लेना ही नहीं चाहेगा? हर कोई ये कहेगा कि एक प्रोविंस हमें दे दें ताकि स्मूथली हम रन करते रहें चीज़ों को। वो तो आपने देख लिया था, इस इलेक्शन के बाद भी ये हुआ था। वो तो कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए जमीर जागा था किसी का, मेरे ख्याल तक कमिश्नर पिंडी का, फिर वापस वो आराम से चला गया सोने के लिए। तो उस पर फिर प्रेशर आया तो सियासतदानों ने लिए, पंजाब के अलावा दूसरी दीगर हुकूमतें। लेकिन वरना किसको वफाक हुकूमत लेने का शौक है? और दूसरा तो ये है कि मतलब अगर आपने मिनी बजट लाना है तो इससे पहले आप ये क्यों नहीं कहते आपके 4 में से 3 सूबे तो हुकूमत की जमातों के हैं कि भाई चलो हर सूबा जो है वो भी 100-100, 200 अरब रुपए, कम से कम 2-2%, 5-5% अपने बजट का कुछ जो है वो वफाक को देगा, ये खसारा पूरा करने के लिए। ये सूबे नहीं दे सकते, पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान नहीं दे सकते पैसे। ये जरूरी है कि मिफ्ता इस्माइल और मुजम्मिल शाह के ऊपर और टैक्स लगाया जाए।